हेलो स्टूडेंट्स, मैं आकाश डनोतिया, फाउंडर ऑफ आकाश सुपर 30। आकाश सुपर 30 की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं बात करने वाला हूँ आज आप लोगों से हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है समास। बेहद महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12वीं तक इसका समान रूप से उपयोग है, और ये कम से कम आपसे 4 नंबर में पूछा जाएगा। सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए अगर आप हमेशा हमेशा के लिए इस टॉपिक को सही तरीके से समझना चाहते हैं, बिना रटे इसको इसको अच्छे से करना चाहते हैं, तो आपको ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको वीडियो को पूरा देखें। अब हम बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। सबसे पहले कि कोई भी जो शब्द होता है, किसी भी चीज़ के बारे में बात करते हैं, सीखने के बारे में, तो कहीं ना कहीं हमें उसके शब्द के अर्थ के बारे में बात करनी पड़ती है। तो हम भी यही शुरुआत करेंगे। समास का तात्पर्य क्या है, मतलब क्या है इस शब्द का? इसका सीधा सा मतलब है संक्षिप्तीकरण। यानी बहुत सारे इस शब्द, जैसे इसकी परिभाषा को अगर ढंग से पढ़ें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है, उस शब्द को समास कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हम जहाँ पर कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को प्रकट किया जाए, वह समास कहलाता है। छोटा सा चीज़ है, आराम से आप समझ गए होंगे। संस्कृत, जर्मन तथा बहुत सी भारतीय भाषाओं में भी समास का प्रयोग किया जाता है। समास रचना में 2 पद होते हैं। महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि परिभाषा के बाद में अगर डायरेक्टली हम इस बात के बारे में बात करें कि समास रचना में 2 पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है, दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। इन दोनों में से जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना कि ये समस्त पद कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए कि अपन कैसे पता लगाएंगे कि पहला पद और दूसरा पद कौन कौन सा होता है। तो ये अभी जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, उस डेफिनेशन को इस एग्जाम्पल के सहायता से देखें तो कैसे कैसे देखेंगे। डेफिनेशन क्या थी कि जब ज़्यादा शब्दों को संक्षिप्त में पूरी तरीके से समझाने के लिए कहा जाता है, तो उसे समास कहते हैं। अब समास, जैसे कि यहाँ पे रसोई के लिए घर, तो यहाँ पे कहा जा रहा है, इसको सामासिक शब्द है ये, रसोई घर। तो रसोई एक शब्द, घर दूसरा शब्द। तो पहला जो शब्द है रसोई, वो पूर्व पद है, और जो दूसरा शब्द है घर, वो उत्तर पद है। ऐसे हाथ के लिए कड़ी, यानी कि हथ कड़ी, यानी कि हथ पहला पूर्व पद और कड़ी उत्तर पद, और जे पूरा का पूरा क्या है, समस्त पद। ओके, ठीक है। नीलकमल, तो नील और कमल, राजा का पुत्र, राजा राजपुत्र। यानी हम 2 ही पद होंगे। पहला पद होगा वो पूर्व पद होगा, पूर्व का मतलब होता है पहला, और बाद का पद होगा वो उत्तर पद होगा, उत्तर का मतलब होता है यहाँ पे बाद में। सामासिक शब्द क्या होता है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो वही है कि अभी अपने बात की कि समस्त पद को ही सामासिक शब्द कहते हैं। समास के नियमों से निर्मित पद शब्द सामासिक शब्द कहलाता है। इसे समस्त पद भी कहा जाता है। समस्त पद होने के बाद, समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह गायब हो जाते हैं। जैसे राजपुत्र, तो राजपुत्र में अगर अगर इसका समास विग्रह किया जाए तो क्या क्या आता था, राजा का पुत्र। यानी कि यहाँ पे जो का है ना, वो गायब हो गया। तो वही वो ये कह रहा है कि समास होने के बाद विभक्तियों के जो चिन्ह होते हैं ना, वो गायब हो जाते हैं। समास विग्रह किस प्रकार से किया जाता है, बहुत आसान है। सामासिक शब्द के बीच के जो संबंध होता है ना, उस पर उसको स्पष्ट करने के लिए विग्रह कहते हैं। जैसे कि विग्रह के बाद सामासिक शब्द गायब हो जाते हैं। जैसे अभी अपन ने किया, इसमें भी देख लो, माता पिता, तो माता और पिता, यानी कि ये पूरा शब्द तो ये है, लेकिन माता पिता में और गायब हो गया, यानी कि चिन्ह गायब हो जाते हैं। जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग किए जाते हैं तो उसे समास विग्रह कहते हैं, जैसे कि ये किया जा रहा है। स्टूडेंट्स, एक चीज़ और जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि संधि और समास में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है। बहुत ज़्यादा फर्क इसलिए नहीं होता है कि समास में भी जुड़ता है और संधि में भी जुड़ता है। तो फिर अंतर क्या होता है, इसको आराम से बात करते हैं इस बारे में। तो समास में क्या होता है, 2 शब्द जुड़ते हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि समास में शब्द जुड़ते हैं,
और जो संधि में अक्षर जुड़ते हैं, या फिर जो कहो कि मात्राएं जुड़ती हैं। इसकी डेफिनेशन को पढ़ें तो देखेंगे सब संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है मेल, जाहिर सी बात है मेल का मतलब होता है जुड़ना। तो संधि में उच्चारण के नियमों का विशेष महत्व होता है। इसमें जो दो वर्ण होते हैं, कहीं कहीं ना कहीं पर तो एक तो कहीं पर दोनों वर्णों में परिवर्तन हो जाता है, या फिर कहीं पर तीसरा वर्ण भी आ जाता है। जैसे संधि किए गए शब्दों को तोड़ने की क्रिया विच्छेद कहलाती है, और समास को तोड़ने की क्रिया विग्रह कहलाती है। यहाँ पर ध्यान देंगे कि संधि को जब तोड़ा जाता है तो विच्छेद कहलाता है, और जो समास को तोड़ा जाता है तो विग्रह कहा जाता है। दूसरा, तो अभी हमने बात की कि समास में दो पद यानी दो शब्द जुड़ते हैं, और संधि में दो वर्ण जुड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखा भी जाए तो पुस्तकालय है जी, तो पुस्तक से कोई संबंध नहीं है, आलय में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क में आ जुड़ गया है तो पुस्तकालय हो गया है, यानी कि मात्रा पे ही फर्क पड़ा है, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। समास शब्द का के बारे में अपन देख ही चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि समास कितने प्रकार के होते हैं। समास हमारे पास जो होते हैं हमें पढ़ने हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अव्ययीभाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 कर्मधारय समास, नंबर 4 द्विगु समास, नंबर 5 द्वंद्व समास, नंबर 6 बहुब्रीहि समास। ये 5 6 के 6 समास जो है ना, ये बेहद अच्छे तरीके से अपन समझने वाले हैं, इसलिए बड़े ध्यान से इस चीज़ को सुनते जाएं। और मात्र लगभग मुझे लगता है कि ये 20 मिनट के अंदर ये तुम आपका पूरा का पूरा समास पूरी तरह से हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे। इसलिए अब ध्यान से और ज़्यादा सुना जाए, क्योंकि अभी तक हम समास कैसे कहते हैं ये डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, समास विग्रह किस तरीके से किया था ये भी पढ़ चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं समासों के प्रकारों के बारे में। पहले प्रकार के बारे में हम बात करेंगे, और वो होता है अव्ययीभाव समास। मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ अव्ययीभाव समास। एक्चुअली में जो जो हेडिंग होती है ना, और जो उसकी जो जब लिखने की कोशिश की जाए तो लिखने में जो होगा लिखा जाएगा वो नहीं मैं बताऊंगा। फिलहाल वो तो आपके सामने दिख ही रहा है, लेकिन मैं इसके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता दे रहा हूँ, इससे आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। महत्वपूर्ण बात ये है कि ये समास का जो संबंध है ये क्रिया विशेषण के रूप में होता है। क्रिया विशेषण के रूप में यूज होता है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अव्ययीभाव समास यानी आपके सामने जैसे ऑप्शन में 4 समास आ गए और उसमें से पूछा गया कि इनमें से कौन सा समास अव्ययीभाव समास है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात देखना है कि उनमें से एक समास ऐसा होगा जिसका यूज आप क्रिया विशेषण के रूप में किया जा सकता है। क्रिया विशेषण तो आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं बता दूं कि क्रिया विशेषण मतलब क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द, उसे ही हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो जैसे मानते हैं कि एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि कोई एग्जाम्पल एक उठाते हैं अव्ययीभाव समास का और उसको क्रिया विशेषण के रूप में यूज़ करके देखते हैं। अगर ये बात मैं जो बोल रहा हूँ वो सही होगी तो ये यूज़ सही तरीके से हो जाएगा, नहीं तो ये नहीं हो पाएगा। जैसे पहला शब्द है यथाशक्ति, यानी कि शक्ति के अनुसार। शक्ति के अनुसार को अगर यथाशक्ति को अगर हम यूज़ करें किसी शब्द में, तो यहाँ पर देखेंगे अपन कि मैंने कहा कि राम यथाशक्ति अपना काम करता है, तो काम करना यहाँ पर क्रिया है। लेकिन क्रिया से जब पूछा जा रहा है कि कैसे करता है, तो जाहिर सी बात है उसमें एक ही आंसर आएगा कि शक्ति के वाक्य के आधार पर देखा जाए तो शक्ति के अनुसार आएगा। मैंने कहा यथाक्रम, इसको भी एक एग्जाम्पल की तरफ देख लें। एग्जाम्पल में देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे यथाक्रम, यानी कि मैंने सारे के सारे किताबें यथाक्रम लगा दी हैं, यानी कि लगाना हो गया, क्रिया क्रिया की विशेषता हो गया यथाक्रम, यानी कि ये भी अव्ययीभाव समास 100% पर होगा। मैं प्रतिदिन के बारे में बात करूँ तो राम प्रतिदिन मंदिर जाता है, तो मंदिर जाना है तो पूरा का पूरा वाक्य ठीक है, लेकिन जाने की जो विशेषता है वो प्रतिदिन है। इसलिए हम बात कह सकते हैं पूरी तरीके से कि ये अव्ययीभाव समास होते हैं। वो एडवर्ब आराम से याद रखा जा सकता है। अव्ययीभाव समास के सामने एक हेडिंग डाल दो कि एडवर्ब, मात्र इस चीज़ से ही पूरा का पूरा अव्ययीभाव समास आपको हो जाएगा। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, देख लें। प्रतिवर्ष, आजन्म यानी जन्म से लेकर, यथासाध्य यानी जितना सादा जा सके, धड़ाधड़ यानी धड़धड़ की आवाज़ के साथ में, घर घर यानी प्रत्येक घर, रातों रात, रात ही रात में, आमरण यानी मृत्यु तक, यथाकाम यानी इच्छानुसार। ओके, अब हम बात करते हैं दूसरे समास के बारे में। अव्ययीभाव समास तो बहुत ही ईजी है, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ ये ढूंढना है कि
एडवर्ब है, कोई वो वाले शब्द एडवर्ब है कि नहीं, अगर है तो 100% आपका जो समास होगा वो पूरी तरह से अव्ययीभाव समास होगा। बात करते हैं तत्पुरुष समास के बारे में। इसकी हेडिंग भी जब लिखोगे तब तो जो आपको सामने दिख रही है यही लिखोगे, जिसमें जैसे समास में दूसरा पद प्रधान होता है या कारक के अनुसार अलग अलग हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसको मैं जो याद करने के लिए जो बताऊंगा तत्पुरुष समास में, तो वो मैं ये बताऊंगा कि इसका कहीं ना कहीं मैं संबंध पुरुष से करूंगा, कहीं ना कहीं इसका जो संबंध है ना मैं पुरुष से करूंगा। पुरुष से संबंध करने का मेरा मतलब ये है कि होता नहीं है एक्चुअली में, मैं बस आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ कि अगर आप इस चीज़ को पुरुष से संबंध करके चलते हैं तो सारे के सारे तत्पुरुष समास आप आराम से कर देंगे, आपको जरा सी भी दिक्कत नहीं आएगी। एग्जाम्पल मैं अभी बता दे रहा हूँ, इससे आपको पक्का पता चल जाएगा कि ये बात सही है। जैसे मैंने कहा देश के लिए भक्ति, ये देश देश देशभक्ति। अब देशभक्ति का समास विग्रह करो तो देश के लिए भक्ति आ रही है, यानी कि के लिए शब्द लोप हो जाता है जब समास का पूरा शब्द होता है तो देशभक्ति, यानी कि देशभक्ति भी कौन करता है, पुरुष। यानी कि पुरुष का मतलब मैं मानव के बारे में बात कर रहा हूँ। राजा का पुत्र, ये भी पुरुष वही होगा। सर से हाथ यानी सराहत, राह के लिए खर्च, ये भी कोई व्यक्ति ही करेगा। तुलसी द्वारा कृत यानी कि तुलसीदास कृत, यानी कि ये रामायण है, यानी कि ये भी पुरुष ने लिखी है। राजा का महल यानी कि राजमहल, यानी कि कहीं ना कहीं मैं संबंध देख रहे हो आप कि कहीं ना कहीं इसकी चीज़ का संबंध मैं पुरुष से जोड़ देता हूँ। जैसे ही मैं पुरुष से संबंध जोड़ता हूँ तो पूरा का पूरा जो समास है वो क्या कहलाता है, तत्पुरुष समास हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए आप ज़रा ध्यान से देख सकें। और एक और बात, इसके भेद होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सारे के सारे वेदों को अपन देखेंगे अभी। फिलहाल तो आप ये देख लें कि तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, और 6 भेद भी ऐसे होते हैं जो कारक के अनुसार होते हैं। कारक आप जानते होंगे, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर, संबोधन वगैरह, ये सब ये आपके ये इतने कारक होते हैं। कारक वैसे 8 होते हैं लेकिन यहाँ पे कर्ता नहीं है। तो इस कारक कर्म का जो चिन्ह है वो है को, कर्ता ने कर्म को, यानी कि जब समास विग्रह करेंगे और उसमें को शब्द आएगा तो वो कर्म तत्पुरुष होगा। कर्ण, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, इसका शब्द है से, कर्ण का। लेकिन द्वारा यानी किसी चीज़ के ये द्वारा होगा। अभी एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं, ऐसे संप्रदान, संप्रदान के लिए संप्रदान के लिए। अगर हम बात करें अपादान के लिए, तो अपादान का मतलब भी से होता है, इसका भी चिन्ह से होता है, लेकिन ये होता है तब, ये तब यूज किया जाता है जब कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग हो रही है, तब इसका कारक का यूज़ किया जाता है। दूसरा संबोधन, संबंध, संबंध में मैंने का, की, के, रा, री, रे, ऐसे इस तरीके से होते हैं। अधिकरण माने मैं या पर, अधिकरण होता है मैं या पर, यानी कि मैं अभी बात करूंगा सारी चीज़ों के बारे में, लेकिन फिलहाल हम कर्म तत्पुरुष के बारे में जानते हैं। यानी कि मैंने अभी जो आपको बताया कि कर्म तत्पुरुष वही होता है जिसमें जब हम समास विग्रह करें और उसमें बीच में को आ जाए, तो वो वाला जो समास होगा वो 100% कर्म कारक, जो कर्म तत्पुरुष होगा। कैसे होगा जरा एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, जिससे आराम से कंप्लीट हो जाएगा आपका। जैसे रथ चालक यानी रथ को चलाने वाला, तो को आ गया है इसमें। ग्राम गति यानी ग्राम यानी गांव को गया हुआ, तो इसमें भी को आ गया है, तो ये भी कर्म तत्पुरुष है। माखन चोर यानी कि माखन को चुराने वाला, यानी कि ये भी तत्पुरुष है, लेकिन कौन सा तत्पुरुष है, कर्म तत्पुरुष है। वन गमन यानी कि वन को गमन, यानी कि ये भी कर्म तत्पुरुष है। मुंह तोड़ यानी कि मुंह को तोड़ने वाला, यानी कि यहाँ पे भी को आ रहा है, यानी कि जितने भी को आएंगे वो सारे के सारे क्या होगा, कारक के हिसाब से वो कर्म होंगे। कर्म का चिन्ह होता है को, और अगर कर्म का होता है तो वाला जो समास होगा वो कौन सा होगा, कर्म तत्पुरुष समास होगा। देश को गया हुआ, जनप्रिय जन को प्रिय, मरणासन मरण को आसन, यानी कि मरने की तरफ बिल्कुल मरने ही वाला हो जैसे। तो अब हम बात करते हैं कर्ण तत्पुरुष के बारे में। कर्ण का चिन्ह अभी अपने बताया कि कर्ण का चिन्ह होता है से, लेकिन से का मतलब होता है के द्वारा। जैसे मैंने कहा मैं पेन से लिखता हूँ, तो पेन से लिखता हूँ, लेकिन इसका अर्थ ये हुआ कि मैं पेन के द्वारा लिखता हूँ, तो उसे कौन सा तत्पुरुष समास कहेंगे, उसे कर्ण तत्पुरुष समास कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो इसके बीच में से या के द्वारा आ रहा होगा, और 100% आप लगा देना बिना सोचे समझे कि ये कर्ण तत्पुरुष हो। जैसे स्वरचित यानी कि स्व यानी कि खुद, यानी द्वारा, यानी आ रहा है यहाँ पे, तो स्व के द्वारा रचित यानी कि खुद के द्वारा रचित। मन चाह यानी कि मन से चाहा, से चाहा यानी कि से यानी कि मन के द्वारा चाहा। शोकग्रस्त यानी कि शोक, वैसे तो ये सारे तत्पुरुष हैं, लेकिन ये पूछा जाए कोई कि ये तत्पुरुष में भी कौन सा समास है, तो आराम से ये बताएंगे अपन। तो शोकग्रस्त यानी कि शोक से ग्रस्त, यानी कि शोक के द्वारा ग्रस्त। भूखमरी यानी कि भूख से मरी, यानी कि भूख के द्वारा मरी। धनहीन यानी धन से हीन, यानी कि धन है ही नहीं है, तो धन के द्वारा हीन हो। बाण हत यानी बाण के द्वारा आहत हुए, यानी कि घायल हुए हो।
इसका मतलब ये होता है। ज्वरग्रस्त, ज्वर से ग्रस्त। मदांत, मद से अंधा यानी घमंड से अंधा हो गया है। रस भरा, रस से भरा। आचार कुशल, आचार से कुशल। भयाकुल, भय से आकुल। आंखों देखी, आंखों से देखी यानी कि जास जितनी भी चीज़ें आएंगी पूरी की पूरी तरह हम आराम से कह सकते हैं कि ये से आएगा, और से का मतलब होगा यहाँ पर के द्वारा, ध्यान रखा जाए के द्वारा। तो कौन सा समास होगा, वो करण तत्पुरुष समास होगा। तीसरा समास हम बात करें करण में, तत्पुरुष समास में ही, तो आपको सामने दिख रहा है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान का कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कहीं से कहीं तक हमको सिर्फ एक ही चीज़ देखना है कि संप्रदान के लिए, यानी कि संप्रदान का जो चिन्ह होता है वो होता है के लिए। जब भी किसी भी समास विग्रह करते समय पे उसके बीच में के लिए आएगा तो वो वाला समास बिना आंखें बंद करके बेशक लगा सकते हो, वो वाला समास संप्रदान तत्पुरुष समास कहलाएगा। एग्जाम्पल देख लो तो इससे और ज़्यादा क्लियर हो जाता है, इसलिए ज़रूरी है एग्जाम्पल्स बहुत सारे देखना। विद्यालय, तो विद्यालय यानी विद्या के लिए आलय, यानी के लिए, यानी कि ये संप्रदान 100%। रसोई यानी रसोई के लिए कर, यानी ये भी संप्रदान। सभावन यानी सभावन, सभा के लिए वन। विश्राम गृह, विश्राम के लिए गृह। गुरु दक्षिणा यानी गुरु के लिए दक्षिणा। प्रयोगशाला यानी प्रयोग के लिए शाला। यानी कहीं ना कहीं हम हर बार देख रहे हैं हम, तो वो के लिए आ रहा है। जैसे ही के लिए आएगा तो हम बिना कोई फिक्र किए आराम से लगा देंगे। और एग्जाम्पल देख लो, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। स्नान घर, स्नान के लिए घर। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। देवालय, देव के लिए आलय। गौशाला, गौ के लिए शाला। यानी कि सारे के सारे वो संप्रदान ही कहलाएंगे, क्योंकि संप्रदान का चिन्ह ही के लिए होता है। ओके, अब हम बात करते हैं अपादान। अपादान का सिंपल सा है, उसका भी करण में और अपादान में जरा सा भी अंतर नहीं है। से वो भी चिन्ह है, से यहाँ पे भी चिन्ह है, लेकिन वहाँ पर से का मतलब था के द्वारा, लेकिन यहाँ पर चिन्ह का मतलब कोई चीज़ किसी से अलग होती है, तो वो वाला कौन सा होगा, अपादान से अलग। यानी अपादान से अलग होने पर होता है, यानी कि अपादान का चिन्ह तो सही है लेकिन उसका मतलब होगा अलग होने पर, यानी किसी भी चीज़ से अलग होने पर। एग्जाम्पल देखते हैं, कामचोर, तो काम से जी चुराने वाला, यानी कि जी काम से अलग होने वाला। जी चुराओगे तो अलग तो हो गई, इसलिए अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। दूरागत यानी कि दूर से आगत, यानी दूर से आ रहे हो, यानी कि बहुत जहाँ से आए हो वहाँ से अलग होकर यहाँ पर आप पहुँच गए। रण विमुख यानी कि रण यानी कि युद्ध क्षेत्र से, विमुख यानी कि दूर भग गए, यानी कि तो यहाँ भी से है। नेत्रहीन यानी नेत्र से हीन, यानी कि नेत्र से नेत्र तुम्हारे पास है ही नहीं है। पाप मुक्त यानी मुक्ति मिल गई, किससे मिल गई, पाप से हो गई, यानी अलग हो गए पाप से। देश निकाला यानी देश से यहाँ पे भी अलग हो गए, यानी तो से यहाँ पे आ रहा है। ओके, और बात करते हैं पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। पदच्युत, पद से च्युत। और जन्म रोगी, जन्म से रोगी, यानी कि जन्म से ही तुम रोगी हो। रोग से मुक्त यानी रोग से मुक्त हो चुके, तो भी यहाँ पे अलग हो रहा है, यानी कि अच्छे तरीके से हम कहा जाता है कि से यहाँ पर अपादान से अलग होने पर किया जाता है। आराम से आप समझ गए होंगे, और सारे के सारे एग्जाम्पल 2 बार इस वीडियो को देखा, आई थिंक आपको देखना चाहिए, ताकि ये कंप्लीट और ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा। तो 40-45 मिनट में आपके पूरे समास अगर निबट जाए तो ये घाटे का सौदा नहीं है बिल्कुल भी। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट तत्पुरुष समास की, और उसका नाम है संबंध तत्पुरुष। ये क्या कहता है, संबंध तत्पुरुष, सिंपल सी बात है कि इसमें क्या आएगा, काकी के रे रा री रे। कैसे, मैं बात करूं एग्जाम्पल के द्वारा, जब भी आएंगे एग्जाम्पल इसमें बीच में का, जैसे राजा का पुत्र तो राजपुत्र, राजा का पुत्र तो का, ये संबंध हो रहा है। गंगा जल, गंगा का जल। लोकतंत्र, लोक का तंत्र, यानी कि जनता का तंत्र। दुर्वाबल, दुर्व का दल, यानी देव पूजा, देव की पूजा। आम वृक्ष यानी कि आम का वृक्ष, यानी कि वैसे देखा जाए तो सारे के सारे क्या हैं, तत्पुरुष ही हैं। लेकिन पॉइंट कि यहाँ पर अगर तत्पुरुष में भी कौन से हैं तो आराम से बता ही रहे हैं अपन। राजकुमारी, राजा की कुमारी। जलधर, जल की धारा। राजनीति, राजा की नीति। सुख योग, सुख का योग। मूर्ति पूजा, मूर्ति की पूजा। श्रद्धकर्ण, श्रद्धा के कर्ण। शिवालय, शिवा का आलय। देश रक्षा, देश की रक्षा। सीमा रेखा, सीमा की रेखा। यानी कि जितने भी आएंगे काकी के आ रहा है, इस तरह से हम आराम से बात कर सकते हैं कि ये वाला समास पूरी तरह से संबंध तत्पुरुष समास होगा। लास्ट जो समास है तत्पुरुष में वो है अधिकरण। अधिकरण का मतलब होता है मैं, अभी मैंने बताया था, या फिर पर, यानी कोई चीज़ किसी चीज़ में है तो भी अधिकरण तत्पुरुष होगा, और कोई चीज़ किसी चीज़ पर है तो भी वो तत्पुरुष होगा। एग्जाम्पल के अधिकरण तत्पुरुष होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं तो देखेंगे यहाँ पे कार्य कौशल, कार्य में कुशल, यानी कि यहाँ पर 100% अधिकरण हो जाएगा। वनवास यानी वन में वास करते हैं तो वो वाले भी तत्पुरुष अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। ईश्वर भक्ति यानी ईश्वर में भक्ति हो जाएगा। आत्मविश्वास यानी आत्मा पर विश्वास, यानी पर भी आ गया यहाँ पे। ओके, दीनदयाल यानी दीनों पर जो दयाल हैं वो ही दीनदयाल। तो कहीं ना कहीं तुम्हें लग रहा है कि ये मैं यहाँ पर आ रहा है तो 100% ये क्या हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। दानवीर, दान देने में वीर।
आचार निपुण, आचार में निपुण, जलमग्न, जल में मग्न, सिर दर्द, सिर में दर्द, क्लास, कला कुशल, कला में कुशल, शरणागत, शरण में आगत, आनंद मग्न, आनंद में मगन, आप बीती, आप पर बीती। ओके, तो ये तत्पुरुष इस तरीके से पूरी तरीके से हो गया आपका। नेक्स्ट समास के बारे में अभी बात करते हैं। तत्पुरुष समास में एक छोटा सा एक और चीज़ बचा हुआ है, जिसे नज्ज तत्पुरुष समास बोलते हैं। हो सकता है आपने पहली बार सुना हो। इसमें कुछ नहीं करना है कि पहला जो पद होता है उसमें आ लगा रहता है 100% में, आपको देखोगे आ, और उस आ का मतलब होगा नहीं। अगर आपको ये दिख जाए और उसका मतलब आ दिख जाए और आ का मतलब नहीं है, तो 100% आप नज्ज तत्पुरुष समास कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, असभ्य यानी कि ना सभ्य नहीं है, अनादि यानी कि ना आदि नहीं है उसका, असंभव यानी कि संभव नहीं है, अनंत यानी कि अंत नहीं है। इस तरीके से ये तत्पुरुष समास पूरी तरह से ये निपटता है। अगले समास के बारे में बात करते हैं, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास मैं आपको सिर्फ दो चीज़ें बताऊंगा, दो चीज़ें इसलिए बताऊंगा, वैसे एग्जाम जो हेडिंग लिखी है वो एक बार पढ़े दे रहा हूँ। इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, यानी कि बाद का पद प्रधान होता है। इस समास में विशेषण विशेष उपमान उपमेय उपमान से मिलकर बनते हैं, उसे कर्मधारय कहते हैं। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ आपको वो याद ज़्यादा रखें, क्योंकि उसी से वो आप याद रख पाएंगे। कर्मधारय आ जाए तो आपको सिर्फ दो चीज़ें ध्यान रखना है। नंबर एक वो है विशेषता। ओके, जब भी कोई किसी चीज़ की विशेषता बताई जाएगी तो 100% आप बिना सोचे समझे कर्मधारय कर देंगे। दूसरा, तुलना। दो ही चीज़ें आएंगी इसमें, ये दो चीज़ें आप याद रखो। आपने अगर ये दो चीज़ें याद रख ली तो गारंटी से कहता हूँ मैं कि आपका ये कर्मधारय समास पूरी तरह हो जाएगा। एग्जाम्पल मैं दोनों को सिद्ध करता हूँ सही, कि मैं जो बोल रहा हूँ पूरी तरह सिद्ध सही होता है। कैसे करता हूँ जरा देखें। चरण कमल, यहाँ पे कमल के समान चरण, यानी कि कमल की तुलना, चरणों की तुलना कमल की जैसे की गई है, यानी कि यहाँ पे तुलना होगी, यानी कर्मधारय समास। नील गगन, नीला है जो गगन, यहाँ पे नीले गगन की विशेषता है कि नीला है वो, तो ये विशेषता आ गई। चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख, यानी कि यहाँ पे तुलना आ गई। पीताम्बर, यानी कि पीत है जो अंबर, यानी कि यहाँ पे विशेषता आ गई। महात्मा, महान है जो आत्मा, यानी कि ये भी विशेषता आ गई। लाल मणि, लाल है जो मणि, यानी कि यहाँ पे भी विशेषता आ गई। यानी कि जहाँ पे भी आप देखेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ देखेंगे, दो चीज़ें में से एक ही, दो चीज़ों में से एक चीज़ देखेंगे, या तो तुलना देखेंगे किसी से हुई है, या फिर आप विशेषता देखेंगे। इस तरह से वो आपका काम आराम से हो जाएगा। महादेव, जैसे महान है जो देव, यानी कि जो देव महान है उसको महादेव बोलते हैं। देहलता, देह रूपी लता। नवयुवक, नव है जो, यानी कि नया युवक। इसके अलावा कर्मधारय के समास के भेद के बारे में अपन ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे और ये बात करेंगे अब हम द्विगु समास के बारे में। द्विगु समास बहुत ही सिंपल समास है। द्विगु समास में कुछ नहीं है, पहला आप याद रख लो, संख्या होती है। सिंपल सी बात कि पहला ये पद है ना वो संख्या होती है। बिना झंझट के ही आप इसको एक सेकंड में याद हो जाएगा आपका। जैसे एग्जाम हेडिंग पढ़ें तो देखेंगे, द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है, यानी कि पहला पद संख्यावाचक होता है, कभी कभी उत्तर पद भी संख्यावाचक होता है, वो देखा जा सकता है। देखते हैं, अभी बात करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं तो आराम से क्लियर हो जाएगा। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास। नवग्रह, नौ ग्रहों का समूह। दोपहर यानी दो पैर का समूह। त्रिवेणी यानी कि तीन बेड़ियों का समूह। पंचतंत्र यानी पंचतंत्रों का समूह। त्रिलोक यानी तीन लोगों का समार, तीन लोगों का समूह। शताब्दी यानी कि 100 शब्दों, 100 सालों का समूह। पसेरी यानी कि 5 शेरों का समूह। यानी कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं सब में ही कोई ना कोई संख्या आ रही है। और देखते हैं, 700 पदों का समूह। चौगुनी, चार गुनी। त्रिभुज यानी कि तीन भुजाओं का समूह। इसके अलावा बात करते हैं द्वंद्व समास के बारे में, क्योंकि तत्पुरुष द्विगु समास में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ संख्या देखना। संख्या आ जाएगी तुरंत आप द्विगु समास लगा दें, बेफिक्र होकर। कोई झंझट वाली सौदा नहीं है यहाँ पे। बात करते हैं द्वंद्व की। द्वंद्व के बारे में भी मैं एक ही लाइन बोलूँगा, एक शब्द बोलूँगा, लाइन भी नहीं बोलूँगा, और मात्र ये बोलूँगा कि ये जोड़ा होता है, बात खत्म। जब भी आप द्वंद्व समास देखेंगे तो वो जोड़े में आएंगे, और अगर जहाँ पे भी आपको जोड़ा दिख रहा है तो बिना झंझट वाले आप द्वंद्व समास लगा दो, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। अब इसमें विग्रह जब आप करेंगे तो ये थोड़ा सा देखने वाली बात है। जब विग्रह करेंगे तो विग्रह में तीन चीज़ें आएंगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले नंबर की चीज़ ये है कि और आएगा, या दूसरे की ये है कि ये या आएगा, और एवं भी आ सकता है। तो तीन चीज़ें आपको ये देखना है कि विग्रह के टाइम पे आएंगी। अब एग्जाम्पल की तरह और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ ले रहे हैं हम। जैसे जलवायु, जल और वायु जोड़ा हो गया, अपना पराया, अपना या पराया, आप देख रहे हैं यहाँ आ गया। पाप पुण्य, पाप और पुण्य, ये भी देख रहे हैं। राधा कृष्ण, राधा और
कृष्ण, अन्न जल, अन्न और जल, नर नारी, नर और नारी, गुण दोष, गुण और दोष, यानी कि आप सब में देख रहे हैं कि जोड़ा है। देश विदेश, देश और विदेश, अमीर गमीर, गरीब, अमीर और गरीब, इसके भेद होंगे। तो ये थोड़ा सा और देख लें कि भेद भाई तीन चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तीन कैसे कैसे बात कर रहा हूँ, एग्जाम्पल के साथ आप देखेंगे तो देखो, एक तो डैश वाले आते हैं कि ये डैश भी आ सकता है इसमें, राम कृष्ण। तो तो राम और कृष्ण को राम और है ना, तो ये डैश तो लग के आता ही है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन और वाला है, ये पहला पहला है जी जिसमें और आता है, यानी कि और शब्द का लोप हो जाता है, जैसे गाय और बैल, गाय बैल, ऋषि और मुनि, ऋषि मुनि, बेटा और बेटी, बेटा बेटी। ठीक है। अब दूसरा जो होता है समाहार द्वंद्व होता है, इसका नाम याद बेशक नहीं रखें, लेकिन यहाँ पे ये देख लें, दाल रोटी, यहाँ पे बिना विदाउट डैश के आ जाते हैं। तो दाल और रोटी के बारे में बात कर रहे हैं, हाथ पाँव, हाथ और पाँव के बारे में बात कर रहे हैं, हार और निद्रा के बारे में बात करें, यहाँ पर या वाले आएंगे, या एग्जाम्पल वाले, या वाले देखते हैं तो पाप पुण्य, पाप या पुण्य, भला बुरा, भरा या बुरा, थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत, यानी कि कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान देना है कि ये जोड़े में आ रहे हैं, बस, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। अब हम बात करते हैं बहुब्रीहि समास के बारे में। ये अंतिम समास है, इसके बारे में बात करते हैं। ये बहुत सिंपल है, इस सिंपल इसलिए यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ याद रखें, नंबर एक याद रखें कि ये भगवान मैं है नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, याद करने के लिए बता रहा हूँ कि ये भगवान से रिलेटेड है, एक तो मान लो इसको। दूसरा इस चीज़ को मान लो कि इसमें जो भी आप देखेंगे उसका तीसरा वर्ड, तीसरा जो है ना अर्थ प्रकट होता है, ये इंपॉर्टेंट है। देख एग्जाम्पल, वो हेडिंग देखें इसकी, तो जिसकी जो परिभाषा है, जो अपन लिखेंगे वो देखें। इसमें क्या है कि इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, ना पहला पद प्रधान होता है, ना ही दूसरा पद प्रधान होता है। जब दोनों पद से मिलकर तीसरा पद बनता है, वही पद प्रधान होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, गजानन ने, जैसे गजानन बोले तो गज है आनंद जिसका, यानी कि गज के जैसा, यानी कि हाथी के जैसा सिर है जिसका, यानी कौन है भैया, वो गणेश है। यानी कि तीस जो भी बात की जाएगी वो इंद्र नेत्र से कोई मतलब नहीं रखेगी, वो तीस उसको कोई अलग ही अर्थ देगी। ठीक है। तो त्रिनेत्र यानी तीन नेत्र हैं जिसके, यार कैसे हैं, शिव है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी हैं। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी हैं। दशानन, दस हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण है। चतुर्भुज, चार भुजाओं वाले हैं, वो कौन है, विष्णु भगवान है। यानी कि आप देख रहे हैं कि तीसरा ही अर्थ निकल के सामने आ रहा है। अभी आपने देखा था पीतंबर, यानी कि पीतंबर के बारे में बात और करेंगे, फिलहाल तो ये देखेंगे पीतंबर का अगर विग्रह करते हैं तो अगर तीसरा अर्थ निकलता है ये बहुब्रीहि समास होगा। जैसे पीता यानी पीले हैं वस्त्र जिसके, यानी कि कृष्ण। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाले, ये भी कृष्ण या फिर विष्णु होते हैं। बीणा पाड़ी यानी कि बीड़ा है जिसके हाथ में, अर्थात सरस्वती माता होती हैं। श्वेतांबर यानी सफ़ेद वस्त्रों वाली, यानी ये भी सरस्वती माता होती हैं। अब यहाँ पर डायरेक्टली ये देखते हैं, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, कर्मधारा है और बहुब्रीहि समास में अंतर देखते हैं। बहुब्रीहि समास और कर्मधारा में छोटा सा अंतर होता है। अंतर ये होता है, ये देख लें सामने, कि समास के कुछ उदाहरण हैं जो कर्मधारय भी हो सकते हैं और बहुब्रीहि हो सकते हैं। इन दोनों में अंतर होता है, अंतर विग्रह के बाद ही पता चलता है। तो कर्मधारय समास में एक पद विशेषण या उपमान होता है, मैंने बताया था अभी, या तो विशेषता होती है या फिर उपमान, या फिर उसमें तुलना होती है। ठीक है। और कर्मधारय में जो, जैसे एक बात करते हैं, नीलकंठ। तो अगर नीलकंठ करें और नीलकंठ का विग्रह करें नीलाकंठ, तो 100% ये क्या होगा, कर्मधारय होगा। ठीक है। लेकिन हम बात करें कि अगर इसका नीलकंठ का जो विग्रह करें, और वो विग्रह इस तरह से करें जैसे नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, तो वो वाला समास कौन सा होगा, तीसरा चीज़ आ गई उसमें। तो जब भी तीसरी चीज़ आ जाएगी, यानी भगवान से रिलेटेड कोई आ जाएगा, तो सीधा सीधा वो क्या हो जाएगा, वो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। यही अंतर होता है। एक और चीज़ है कि द्विगु समास, बहुब्रीहि समास में भी अंतर होता है। जैसे एग्जाम्पल देख लें भैया, अपन ने देखा था कि चतुर्भुज यानी कि चार भुजाओं का समूह, 100%, क्योंकि पहला पहला अर्थ चार आ रहा है। अब चार आ रहा है तो इसका मतलब यही है कि द्विगु समास होगा इसमें, बिना झंझट किए। लेकिन पॉइंट ये है कि इससे ये अंतर पता लगाने के लिए अपन को विग्रह करके देखना पड़ेगा। और एक और बात है कि इसमें जब ऑप्शन वाली चीज़ आएंगी तो कहीं ना कहीं आपको एक ही ऑप्शन आएगा, या फिर विग्रह करके आएगा। तो विग्रह करके आएगा, तो जब भी विग्रह होगा, जैसे चार भुजाओं का समूह है, तो चार भुजाओं का समूह आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, द्विगु लगा देंगे। या अगर ये चतुर्भुज का चार हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु, तो यहाँ पे तो आराम से आप बात कर सकते हैं कि ये 100% बहुब्रीहि समास ही हो जाएगा।
एक और चीज़ देखते हैं कि द्विगु समास और कर्मधारय समास में थोड़ा सा अंतर होता है। एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे, इसलिए जल्दी हो जाएगा। नवरात्र, नौ रात्रों का समूह। नहीं 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 नहीं, आई थिंक इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है, तो ये हम बाद में बात कर सकते हैं इस बारे में। फ़िलहाल मैं ये कह सकता हूँ कि ये पूरे के पूरे समास हो चुके हैं आपके, और एक एक शब्द जो मैंने बताया इस तरीके से आप करेंगे तो पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। सारे के सारे एग्जाम्पल आपका वर्क ये है, होमवर्क कि समास क्या है, कितने होते हैं, कैसे समास और संधि में अंतर क्या होता है, पूरी की पूरी तरीके से सारे के सारे समासों के एग्जाम्पल सहित आप मुझे लिख के दिखाएंगे, और उसके बाद में ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। आप कैसे भी आएंगे आप आराम से आप कर लेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच। चैनल को आप शेयर ज़रूर कर सकते हैं इसे, और लाइक भी, अगर आपको पसंद आए तो ये आप लाइक भी कर सकते हैं। शुक्रिया, थैंक यू।